वेलकम बैक खवतीन औजाद। जब मुल्क की 65% आबादी की बात की जाए तो वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और निजी शोबा जवाल का शिकार है। हुकूमत खुद मान रही है कि नौकरियां हम नहीं दे सकती। तो सवाल यह है कि फ्रीलांसिंग और फिर ऑनलाइन कमाई करने वालों पर 18% टैक्स का जवाब क्या है। हुकूमत कहती है कि कैश लेस इकॉनमी करनी है, कैश से हमने दूर करना है मईशत को, लेकिन ऑनलाइन अदायगियों पर टैक्स लगाकर तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत उल्टा ब्लैक इकॉनमी को फ़रोग देगी। अगर हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करें उसकी तरफ तो हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हमारी सिम दुरुस्त है या नहीं है? क्या हम डिजिटल पाकिस्तान की बात तो करते हैं लेकिन क्या हम उस साइड पे जा भी रहे हैं या नहीं? इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जी, इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कंवल शीमा साहिबा, आप एक्सपर्ट हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बजट में यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी आमदन पर वाजे हम देख रहे हैं कि 18% टैक्स जो है तजवीज़ कर दिया गया। आप क्या समझती है कि कदम डिजिटल जितना भी क्राइटेरिया है उसकी हौसला शिकनी करेगा, ये निज़ाम में शफाफियत लाएगा? क्योंकि ज़ाहिर है इससे तो लोग अब बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, लोकल कारोबार करने वाले। देखिए, जो लोग इनकम कमा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से इनकम कमा रहे हैं, जिन जिन पे इनकम टैक्स लगना चाहिए, वो इनकम टैक्स लगना कोई गलत बात नहीं है, और वो एट पैरिटी लगना चाहिए विद एवरीबडी एल्स। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उसकी क्लियर डिफ्रेंसिएशन है। अब जैसे आपको ये हुकूमत ने जो एक कदम किया है कि 18% जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स है, मगर जो लोकल रिटेलर्स हैं उन पे कम टैक्स है। तो ये इस तरह की चीज़ें, जबकि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रही है, वहाँ पे ये डिफरेंस क्रिएट करना जो है ये एक पाकिस्तान को उसमें स्लो करेगा। जो लोग इस तरफ आ रहे हैं, जो लोग ऐसी कंपनीज लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, ये वो कंपनीज हैं ई कॉमर्स की और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। और हमने भी, पाकिस्तान ने भी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करना है, तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि उस डिजिटलाइजेशन को इनकरेज करे। ये थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा कि आपके ख्याल में ये जो, ठीक है, गजल वाला सवाल तो एक जगह पे है कि 18% टैक्स लगेगा, लेकिन क्या इसका कोई असर होगा आईटी सेक्टर पे? आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है अब। पहली बात तो ये कि किसी भी मुल्क में जो सबसे बड़ा सेक्टर होता है जहाँ पे वो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर से इनोवेशन आती है, कॉर्पोरेट सेक्टर से स्टार्टअप्स निकलती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आती है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर वो होता है जो कि ऐसी कंपनीज वहाँ से निकलती हैं जो कि पूरी मुल्क की इकोनॉमी को उठा देती हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया की, जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ अ फ्यू कंपनीज जो कि वहाँ पे बनी, जिन्होंने उस स्टेट की इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में जो आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो आईटी एक्सपोर्ट इनकम है हमारी, वो $3.1 बिलियन की थी, जिसमें से सिर्फ 400 मिलियन फ्रीलांसर्स का है, बाकी सारे का सारा आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से आया, जो कि ऑलमोस्ट $2.7 बिलियन। तो ये जो $2.7 बिलियन है जो कि हमारा आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर करता है, ये आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई हैं जो कि इस सेक्टर को मार रहा है, किल कर रहा है, खत्म कर रहा है। वो क्या पॉलिसी है? वो ये पॉलिसी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर से आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, यहाँ की कोई लोकल कंपनी, आईटी कंपनी टैलेंट को हायर करती है, तो वो टैलेंट उसको तकरीबन 30% ज्यादा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू अ फॉरेन कंपनी जो कि पाकिस्तान के अंदर उसी टैलेंट को हायर करे। मतलब ये कि अगर इंडिया की कंपनी पाकिस्तान के अंदर किसी लड़के को हायर करती है, किसी प्रोग्रामर को, तो वो लड़का उसे 30% सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू अगर लोकल कंपनी उसी लड़के को पाकिस्तान के अंदर हायर करे। क्यों? क्योंकि जब वो हायर होगा इंडिया में या श्रीलंका में या फ्रांस में या दुनिया में कहीं पे भी, तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है अपनी इनकम के ऊपर। मगर जब उसे पाकिस्तानी कंपनी कोई हायर करेगी तो उस लड़के को टैक्स देने की जरूरत है। तो इस वजह से हम जो लोकल आईटी सेक्टर है वो compete ही नहीं कर सकता फॉरेन कंपनीज के साथ। हम अपने ही मुल्क में अपने ही टैलेंट को हायर नहीं कर सकते, हम प्रोडक्ट्स नहीं लेकर आ सकते। हम इस वजह से इंतहा के सफर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो हमारे इस आईटी सेक्टर के लिए बहुत तकलीफ दे है, वो ये है कि जब हम डॉलरों में कमाते हैं, हमारे बाहर से डॉलर्स आते हैं, उन डॉलर से हमने पेमेंट्स करनी होती है बाहर की कंपनी को। ठीक है, अमेजोन को पेमेंट करनी होती है, गूगल को, फेसबुक को और बहुत सारी कंपनीज को हमने पेमेंट्स करनी होती है बाहर। हम अपने ही कमाए हुए डॉलर से पेमेंट्स नहीं कर सकते। हम अपने डॉलर्स पाकिस्तान ला सकते हैं,
पाकिस्तान से वापस नहीं डॉलर्स लेके जा सकते, अपने ही कमाए हुए डॉलर्स। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें इतनी मुश्किलात का सामना, और अगर हम लेके जाएंगे तो उस पर पता नहीं कितना टैक्स लगता है, कितने डॉलर्स ज़ाया हो जाते हैं हमारे। तो इस वजह से जो है वो हमें अपने डॉलर्स, वी आर फोर्स्ड कि हम अपने डॉलर्स बाहर रखें। ठीक है, हम पाकिस्तान लाते ही नहीं है। तो ये जो आपने 3.1 बिलियन आप नंबर देखते हैं, ये 4 गुना ज्यादा हो सकता था अगर आपकी पॉलिसीज जो है वो इस तरह की ना होती कि हम अपने ही कमाए हुए डॉलर से पेमेंट्स बाहर की वेंडर्स को नहीं आप कर बिल्कुल सकते। ठीक कह रही है कि हमारी पॉलिसीज इस तरह से नहीं। ये बताएगा कि बजट में अब नॉन फाइलर्स पर ज्यादा टैक्स का बोझ रखा गया है। अब क्या हम देखेंगे कि यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और जितने भी ई कॉमर्स का कारोबार करने वाले अफराद हैं, अब वो नॉन फाइलर्स होने के बायस मजीद उनको मुश्किलात होंगी। और साथ ही मुझे ये भी बताएगा कि बजट में ये भी तजवीज़ सामने आई है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लोकल रेवेन्यू रिपोर्ट करना होगा। क्या हुकूमत के पास ऐसा निज़ाम कोई मौजूद है जो यूट्यूब या फ्रीलांसर्स की असल कमाई को शफाफ तरीके से ट्रैक कर सकेगा? देखिए, हमारे मुल्क में ना एक और छोटा सा अलमिया है, और वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिसी आ जाती है, उस पे एग्जीक्यूशन नहीं होती। एग्जीक्यूशन पॉलिसी आ जाती है बगैर ये सोचे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, जिसकी वजह से वो कानून एक लाफिंग स्टॉक बन जाता है, उसे कोई भी फॉलो नहीं करता, और क्योंकि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन ही नहीं हो सक रही होती। अब देखिए, पिछले साल आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले साल हुकूमत ने सैलरीड एम्प्लॉयज पे बहुत टैक्स बढ़ा दिया। अनफेयर जो बर्डन था वो सैलरीड एम्प्लॉयज पे डाल दिया। उसकी एक वजह ये थी कि सैलरीड एम्प्लॉयज का टैक्स एट सोर्स कट जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी आसान होती है क्योंकि वो आसान है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं तो चले हमने उन पे टैक्स लगा दिया कि वहां से फौरन से टैक्स रेवेन्यू, आपका मुल्क का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये सोचा नहीं कि अगर जो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है सेक्टर, जिसमें एग्जीक्यूशन आसान है, अगर उन पे अनफेयर बर्डन डाल दिया जाएगा तो वो भी चोर रास्ते निकाल लेंगे, वो भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। और उन्होंने निकाला सबसे पहले, क्योंकि महंगाई इतनी थी, क्या करते, अनफेयर टैक्सेस उन पे लग गए। उन्होंने अपने कंपनीज ने, स्मॉल कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी दुबई से देना शुरू कर दी, और या किसी और मुल्क से देना शुरू कर दी, और सैलरीज को एक्सपेंसेस की मद में डालना शुरू कर दिया। इंस्टेड ऑफ सैलरी से एक्सपेंसेस की मद में डालना शुरू कर दिया। आपका ओवरऑल रेवेन्यू कलेक्शन लो हो गया। इस साल फिर आपने वो बैक ट्रैक कर लिया, आपने कहा कि नहीं ये तो हमें। तो देखें, सबसे पहले तो ये देखें कि आप जब भी कोई कानून नया या कोई पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, उस पर आप एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। अब ये जो आप ऑनलाइन इनकम की बात कर रहे हैं, इसमें आपको कोऑपरेशन चाहिए होगी इन प्लेटफॉर्म से, फेसबुक से, यूट्यूब से, उनसे आपको रिपोर्ट्स चाहिए होंगी कौन यहाँ पे अर्न कर रहा है, कौन, क्या वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगी, क्या आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्या आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, क्या ये जो आप लॉ ला रहे हैं आप इसको क्या एग्जीक्यूट करवा सकेंगे कि नहीं करवा सकेंगे, कितने, क्या आप इसको प्रॉपरली एक सेट वैल्यू, एक सेट पैसा लगा के उसके अंदर एग्जीक्यूट करा सकेंगे, नहीं करा सकेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल होगा इसको एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, आज तक हम नॉन फाइलर्स को फाइलर्स बना नहीं सके। ठीक है, आज तक जो है वो हमने, ठीक है, ये जरूर हमने किया कि हमने नॉन फाइलर्स के लिए अपने जमीन तंग कर दी, मगर ये नहीं हम कह सके कि भाई नॉन फाइलर्स एक्सेप्टेबल ही नहीं है हमें। हम ये नहीं कर सके अभी तक, क्योंकि ये हमें पता है एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो। अच्छा कमल, मुझे क्विकली ये भी बताइएगा, कि देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब हमारे डॉलर्स जो वाले डिजिटल क्रिएटर्स हैं वो अपने डॉलर्स बाहर डंप कर देंगे, लेकिन ये जो इश्तिहारात बढ़ेंगे इससे हमारी मीडिया मार्केटिंग की लागत तो बढ़ेगी, लेकिन क्या जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर नए यूट्यूबर्स हैं वो किस तरह से पैसे पूरे करेंगे? उनके लिए तो बड़ा चैलेंजेस होगा, क्योंकि 6-7 महीने या साल तक तो आप पैसे ही नहीं कमा सकते। ये जो डिजिटल एड्स के ऊपर टैक्स है, ये छोटे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए होगा। क्योंकि आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, अब पूरे का पूरा चलता ही, हम अपने पेमेंट्स करते हैं बाहर, डॉलर्स में हमें करनी पड़ती है, हमें ये एड एजेंसीज वगैरह को जब भी हम अपने एड्स लगाते हैं बाहर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। उस पर पहले ही हमें मसला हो रहा है कि हम अपने डॉलर्स बाहर नहीं लेके जा सक रहे। पहले ही हमें हजारों मसले हैं उन पेमेंट्स, उस पर आपने और टैक्स लगा दिए। तो आप मैं जो सबसे पहला जो सवाल का मैंने जवाब दिया था कि आप आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि इस मुल्क में मल्टीपल दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आपको कह रहे हैं कि आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक वोज में बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है, पाकिस्तान को इकोनॉमिक वोज से निकाल सकता है। आप उसी को नहीं पलने भरने दे रहे, आप उसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये बात जो है वो ये लॉन्ग टर्म
पाकिस्तान ठीक हो गया के लिए कवल, थैंक यू सो मच फॉर काफी- जॉइनिंग अस। कवल चीवा हमारे साथ, जो कि आजकल जो बात जुबान ज़द-ए-आम है उसके हवाले से बात करी थी, डिजिटल क्रिएटर्स के ऊपर जो टैक्स लगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।